नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद संभालते ही अपना एक वादा पूरा कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस निर्णय पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति दर्ज कराई है और अब बहुत ही जल्द विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। राज्य की धामी सरकार का यह सबसे बड़ा फैसला है। राज्य में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैबिनेट की पहली बैठक में ही बड़ा फैसला लिया। विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी, धामी ने कहा, और जल्द से जल्द इसको लागू भी करने का हम काम करेंगे। सभी के लिए कानून समान होगा। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी शाम 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नामांकन भरने जा रही है। देखिए, अब क्योंकि ऋतु खंडूरी विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर जो बातचीत तमाम चल रही थी वो लगभग काम पूरा हो चुका है और शाम के 4 बजे का वक्त था जब नामांकन उनको भरना था। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर वो चुनी जा चुकी हैं। एक अपडेट आपको दे दें, क्योंकि 4 बजे उनका नामांकन भरने का कार्यक्रम था और उसके बाद अब क्योंकि ये तय था, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उनके पास में है, तो आराम से वो बन जाएंगे विधानसभा के स्पीकर। तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर वो चुनी जा चुकी हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर सीट से 5वीं बार के विधायक अरविंद पांडे इस बार मंत्रिमंडल में अपनी जगह पाने से वंचित रहेगा, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को खुद ही अपना यमुना कॉलोनी स्थित आवास खाली कर दिया। इस दौरान उनके कई समर्थकों ने भी उनसे मुलाकात की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री की आंखें नम नजर आईं और वहीं उनके समर्थकों के आंसू भी छलक पड़े। अरविंद पांडे ने अपने परिवार के साथ सुबह का नाश्ता किया, हंसी खुशी सरकारी बंगले को खाली कर दिया और सरकारी बंगला छोड़कर यहां से रवाना हो गए गदरपुर की तरफ। रिपोर्ट देखिए। सरकार में मंत्री रहे और एक मिथक तोड़ चुके अरविंद पांडे, जो कि शिक्षा मंत्री थे, कि शिक्षा मंत्री जीतता नहीं, वो जीत कर आए। लेकिन कैबिनेट में कल स्थान न मिलने से उन्हें स्थिति साफ हो गई कि उनको इस बार कैबिनेट मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा। लिहाजा आज ही सुबह उन्होंने अपना घर भी खाली कर दिया है। उनके कई समर्थक सुबह उनसे मिलने भी आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं कर सके। उनका सामान काफ़ी कुछ पैक होकर जा चुका है और मंत्री भी परिवार समेत अपने इस बंगले को छोड़कर रवाना हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि जो 2 पद रिक्त हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अरविंद पांडे का स्थान आ पाना बेहद मुश्किल है। लिहाजा ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद ही, इससे पहले राज संपत्ति विभाग या सरकार से कोई संपर्क करता, उन्होंने खुद ही और स्वेच्छा से ये बंगला खाली कर दिया है। यमुना कॉलोनी में रहने वाले अरविंद पांडे का अब ये बंगला किस नए मंत्री को मिलता है ये तो समय बताएगा। लेकिन अरविंद पांडे की राह में ही अब राज्य सरकार में मंत्री रहे बिशन सिंह चूफाल भी शामिल हो गए हैं। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। 6 बार के बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौफाल ने मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने से नाराजगी अपनी जाहिर की, खुलकर तो नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी इशारों में बता दिया कि अब विधायक हैं और उन्हें विधायक की ही मंजूर है। न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने उनसे खास बातचीत की। देखिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम सबसे ज्यादा ऊंचा करने वाले और लगातार 6 बार जीतने वाले बिशन सिंह चूफाल, जो लगातार मंत्री और बड़े पदों पर रहे, इस वक्त कुछ नाराज हैं। इनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला और इसके पीछे कुछ पार्टी की गुटबाजी व दूसरे कारण जिम्मेदार बने। हमारे साथ चूफाल जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ऐसी क्या वजह रही कि आप जैसे सीनियर व्यक्ति ड्रॉप हो गए? देखिए, पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी ने निर्णय किया वो सर्वमान्य है। क्यों कारण रहे होंगे, किन कारणों अगर क्या कारण रहे, इन कारणों की जानकारी मैंने कहा कि जरूर मैंने अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उनके सामने जरूर रखा कि मैं अपने के बार मैं केंद्रीय नेतृत्व से जरूर मिलूंगा इस विषय पर। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। मैं तो देखता हूँ कहीं गुटबाजी नहीं है। कोई आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते हैं। इसलिए गुटबाजी कहीं देखने को नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी में। ये इस गुट का इस गुट है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, नीचे स्तर से काम कर रहे हैं।
हमने बूथ स्तर से काम करके प्रदेश स्तर तक काम करने का मुझे अवसर मिला है। ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। तो सर क्या माना जाए, क्या उम्र कारण बनी जो आपको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, जबकि सतपाल महाराज भी उम्र दराज है? उम्र का तो कोई मतलब, जब मेरे उम्र का आदमी कैबिनेट में जा सकता फिर उम्र का कहाँ से आ गया? हम बराबर के उम्र के लोग हैं। अब हमारे लिए अलग से नियम तो नहीं होगा, नियम तो सबके लिए ही होगा। बताया जा रहा है भगत दास से कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपका ठीक नहीं रहा, या उनका कुछ पूरा आशीर्वाद आपको नहीं मिला? नहीं, भगत दा का आशीर्वाद तो औरों को मिला, मेरे को नहीं मिला, ये तो विषय ही नहीं बनता है। हमने जरूर कहा, अभी भी करें, हमारे आपस में मतभेद हो सकते, मतभेद नहीं हो सकते, तो कारण होगा रहेगा। लेकिन जहाँ तक करें भगत दा का मंत्रिमंडल का बनाने का तो सिरे केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व और उसमें तय करता है ना, माननीय मुख्यमंत्री तय करते हैं। 2 पद मंत्री जी अभी भी रिक्त हैं, तो क्या माना जाए कोई उम्मीद है? मैं मंत्रिमंडल के रेस में नहीं हूँ ही नहीं, मैं विधायक हूँ। विधायक में ही काम करने मुझे अच्छा लगे। कल तक तो आप तैयार थे। कहा था मैं विधायक मंत्री, कल जुड़ आए, मैं तैयार इसलिए था कि मैं तो रेस में था नहीं। आ जाएगा नाम तो ठीक था, कल वो इतना मेला था। अब जब कल ही नाम नहीं आया तो अब थोड़ी नाम आएगा, अब तो नहीं आएगा ना। आने वाला होता तो कल ही आ जाता मंत्रिमंडल में। ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में ये बहुत ज़्यादा है कि आपको राज्यसभा भेजा जा सकता है और डीडी हाट से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी आपसे संपर्क किया गया? इस बारे में मेरे किसी ने भी, कोई संगठन ने न कहीं न कहीं पर बात हुई है, कोई बात नहीं हुई। राज्यसभा वाली कोई बात ही नहीं हुई। राज्यसभा का विषय ही नहीं आया कहीं मेरे सामने, तो फिर छोड़ने का विषय कहाँ से आएगा? अगर पार्टी ऑफर देती है तो? पार्टी ऑफर देती है तो सबसे पहले जिस जनता ने 6 बार मुझे लगातार चुनकर भेजा है और जिस कार्यकर्ता ने रात दिन अपना पसीना बहा, पहले तो उनसे पूछूंगा ना। जब उनसे नहीं पूछूंगा, कहीं उल्टा पर वो जाएगा तो क्या करेंगे फिर? चंद्र चौपाल जी अब सिर्फ विधायक ही रहना चाहते हैं? विधायक में फिर अब तो मंत्रिमंडल का गठन हो गया, अब तो विधायक हैं, विधायक में काम करेंगे। तो ये थे बिशन सिंह चौपाल, जिन्होंने इशारों में कह दिया कि उन्हें मंत्रिमंडल की या मंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है। वो विधायक थे और विधायक ही रहने को अब उन्हें स्वीकार है। कैमरा सहयोगी राजन बडोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को अपने कामकाज चलाने के लिए मार्च समाप्त होने से पहले बजट लाना होगा ताकि उसका कामकाज निर्बाध रूप से चल पाए। सर, आज से सरकार विधिवत फॉर्म हो रही है। 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष जी का आप लोग नॉमिनेशन करा रहे हैं, फिर कैबिनेट हो रही है। सर, आज से किन किन लाइन पर सरकार आगे बढ़ रही है और शुरुआती एजेंडा सरकार का क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, सरकार के एजेंडे में सबसे बड़ी प्राथमिकता राज्य के निर्माण की अवधारणा को पूरा करते हुए राज्य के लोगों की अपेक्षा को पूरा करना है। तो उसके लिए समय वो 5 साल का समय है, जिससे पिछले 5 सालों में तमाम जन कल्याणकारी हम लोगों ने निर्णय लिए, उसी को आगे बढ़ाना है। सर, आज पहली कैबिनेट है, क्या कुछ एजेंडा है, कुछ प्रमुख बात अगर आप बताना चाहें? देखिए, अभी तो कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जब भी जो एजेंडा होगा आपको मालूम हो जाएगा, हम बता भी देंगे। तो सर, क्या माना जाए आज जो कैबिनेट हो रही है उसमें आप लोग पोर्टफोलियो के साथ बैठने जा रहे हैं? देखिए, ये प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का है, जब भी विभाग बैठेंगे हमको भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है। सर, 28 तारीख से सेशन हो सकता है, सरकार को लेखानुदान लाना है, अपना बिजनेस चलाने के लिए बजट लाना है। तो सर, इसमें क्या तैयारी है, क्योंकि मार्च भी अब अंतिम समय में है? निश्चित रूप से 31 मार्च से पहले ये संवैधानिक बाध्यता भी है कि 31 मार्च के बाद राज्य को किस तरह राज्य में खर्चा चले, उसके लिए वोटर अकाउंट लाया जा रहा है। तो ये सुबोध उनियाल जी थे, जिनका कहना है कि मार्च अंत का समय करीब है, लिहाजा वोट एंड अकाउंट लाना पड़ेगा और 28 को विधानसभा सत्र आयोजित हो सकता है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। रेखा आर्य धामी सरकार में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनी है। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो अच्छी योजनाएं आई हैं, जो अच्छे काम हुए हैं, उसका फायदा पार्टी को भी मिला और जनता ने भी सराहा। नई सरकार में जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है उसको बखूबी वो निभाएंगे। धामी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनी रेखा आर्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपकी वात्सल्य योजना अभी भी चल रही है और इस योजना को पहाड़ों में बहुत असर दिखा। महिलाओं का जो अतिरिक्त वोट मिला, इसके पीछे वात्सल्य योजना भी बताई जा रही है। मंत्री अब बन चुकी हैं, पोर्टफोलियो का इंतजार है। हम बातचीत करते हैं रेखा आर्य जी से। मैम, आपके विभाग के जो कामकाज रहे, पहाड़ पे उसके नाम पर मुहर लगी और
बहुत अच्छी मात्रा में आप लोगों को सपोर्ट वोट के रूप में मिला, क्या कहेंगे? मैं अपने उत्तराखंड की जनता का, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का और अपने वरिष्ठजनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिनके आशीर्वाद से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग 47 सीटें लाए और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये सब कुछ संभव हो पाया। मैं बहुत हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और साथ साथ मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारा 5 साल का कार्यकाल होगा, निश्चित रूप से महिला शक्ति के लिए, निश्चित रूप से हमारे युवा शक्ति को रोजगार परक बनाने या स्वरोजगार परक बनाने और जिस प्रकार से भी हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है उस दिशा में काम करेंगे। मैम, आपने महिला युवा कल्याण जैसे विभागों में काम किया और आप दूसरी बार अब कैबिनेट मंत्री बन रही हैं, कल आपकी शपथ हो गई, पोर्टफोलियो आने हैं, तो इस बार क्या लगता है कितने महत्वपूर्ण विभाग आपको मिल रहे हैं? हमारी जानकारी यह है कि आपको कई अहम विभाग मिलने जा रहे हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी कुछ भी नहीं है, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी या जो भी दायित्व मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व देगा, मैं उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करूँगी। आज ही राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी मिलने जा रही हैं, ऋतु खंडूरी के रूप में पार्टी उनका नॉमिनेशन करा रही है। क्या कहेंगी, दो महिलाएं, कितना मजबूत होगी भाजपा सरकार? और जो महिलाओं का अतिरिक्त वोट मिला, कहीं ना कहीं उसके प्रति भी एक जो आप लोग संदेश है वो देने की कोशिश करेंगे? देखिए, अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि कौन विधानसभा अध्यक्ष बन रहा है और यदि महिलाओं को कहीं पे भी जिम्मेदारी मिलती है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। तो ये रेखार जी हैं, इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जो भी मंत्रालय उन्हें मिलेंगे उसमें वो बेहतर काम करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कोटद्वार विधानसभा से विधायक ऋतु खंडूरी ने उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार महिला प्रत्याशी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन भरा। महिलाओं ने, उत्तराखंड की जागरूक महिलाओं ने जबरदस्त भागीदारी की है इस लोकतंत्र के उत्सव में। जबरदस्त उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर होंगी ऋतु खंडूरी। देखिए, फिर से आपको बता दें कि ऋतु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन चुकी हैं और उनका अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं। उनके खुद के पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। ऐसे में इस बार उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं धामी सरकार के मंत्रिमंडल पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भाजपा क्षेत्रीय संतुलन से पार पाने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से भाजपा में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कई बार के विधायक रह चुके शिक्षा मित्रों को दरकिनार किया गया। ऐसे में उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। 7 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं करने का मौका मिला। अरविंद पांडे हो या मदन कौशिक हो, यहां तक कि बिशन सिंह चुफाल भी विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए आने वाले 5 साल काफी चुनौती भरे होंगे। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि जिस तरह से क्षेत्रीय संतुलन को साध पाने में भारतीय जनता पार्टी असक्षम रही है, जिसकी वजह से काफ़ी आक्रोश देखा भी जा रहा है। 7 जिले अछूते रह गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया और स्वर मुखर हो रहे हैं आपके खुद के चुने हुए विधायकों के, जो 6-6, 7-7 बार के विधायक हैं। वो बहुत आशान्वित थे कि उनको जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में, लेकिन जिस तरह से चुफाल खुलकर बोल रहे हैं, विनोद चमोली खुलकर बोल रहे हैं, अरविंद पांडे जी के स्वर जो है मुखर हो रहे हैं और काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। मदन कौशिक आपकी गंगा आरती में कल शामिल नहीं होते हैं, हरिद्वार के चुने हुए विधायक होने के बावजूद। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शुरुआत में ही आपके लिए बहुत कठिनाई की डगर शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जो 5 साल हमने नूरा कुश्ती देखी मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के बीच में, कहीं एक बार उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए मन आशंकित है। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से बसूरी झूला घर पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही झूला घर पर हाइड्रोलिक बैरियर भी लगाए गए हैं, जिसका स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने विरोध कर वहां चल रहे काम को रुकवा दिया। उनका कहना है कि जनता की राय जाने बगैर रास्ता बंद कर दिया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन बगैर सोचे समझे काम करे, इसका खामियाजा आए दिन लोगों को भुगतना पड़ता है। उनकी मांग है कि अगर बैरियर नहीं हटाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो हमारे टमटा जी हैं, वो रिक्शा चालक हैं, मजदूर हैं,
उन्होंने यहाँ विरोध किया और उनका विरोध भी जायज़ था। और अगर उनका विरोध कहीं गलत था तो अध्यक्ष जी को बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैं जो सुना कि तो खुला उन्होंने यहाँ गाली दी है, माँ बहन की गाली दी है, माँ धमकी दी है, ये तो गलत बात है। ये तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक तानाशाही हेटरशाही वाली बात है। और जहाँ तक इस बैरल की बात की जो बात हो रही है, आप इसका औचित्य क्या है? हम इसका विरोध कर रहे हैं। बीच माल रोड में इसको दो हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। आप तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पे स्कूटर रोकने के लिए जो आप ये बैरियर बना रहे हैं, स्कूटी रोकने के लिए, वाहन रोकने के लिए दो माल रोड बैरियर लगे हुए हैं, उस पर व्यवस्था बनाइए आप। अगर कोई आपको लगता है हेम्पटन कोर्ट से आ रहा तो वहाँ पे अपने बैरियर लगा रखे, उसको रोको। इसका औचित्य क्या है? ये झूलाघर ऐतिहासिक चौक है, उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ चौक है। इस तरफ फारा है, नीचे की तरफ पूरा झूलाघर का नाश हो गया। ये माल रोड को दो तरफ अगर बढ़ जाएगी तो इसमें कौन रहेगा, कौन लोग, ये मतलब मसूरी की जो ऐतिहासिक माल रोड ये खत्म हो जाएगी। तो इसको राजकीय पॉलिटेक्निक कालाढूंगी में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। जिला क्षय विभाग नैनीताल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने स्कूल स्टाफ के साथ जुलूस निकालकर लोगों को टीबी से बचाव की जानकारी दी। डॉक्टर सुधीर कन्याल का कहना है कि 2026 तक हम पूरे देश से क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी को खत्म कर देंगे। कालाढूंगी जिला नैनीताल में जिला क्षय विभाग नैनीताल के सौजन्य से इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को, स्टाफ को और समस्त अतिथियों को ये बताया जाएगा कि टीबी से कैसे दूर के जो है आज राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन दिवस है हमारा। भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2026 तक समस्त भारत से हम जो है टीबी को समाप्त कर दें, टीबी का उन्मूलन हो जाए। और इसीलिए जो है सरकार की तरफ से डॉट्स प्रोग्राम चलाया जाता है, क्योंकि जनरली टीबी जो होती है वो इकोनॉमिकली, सोशली और कमज़ोर वर्ग में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए सरकार ने डॉट्स प्रोग्राम चलाया ताकि जो है टीबी के पेशेंट को घर घर जाके दवा दे। पौड़ी जिला चिकित्सालय में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी के रोग को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि लोग इस बीमारी के संक्रमण से बच पाएं। ये हमारे जनपद पौड़ी और पूरे हमारे उत्तरांचल राज्य के लिए आज बहुत गर्व की बात है कि आज वर्ल्ड टीबी डे के दिन हमारे यहाँ से जो टीबी चैंपियंस हैं उनमें से 2 स्पीकर्स चुने गए थे ऑल इंडिया में, जिसमें से एक स्पीकर गुजरात की और एक स्पीकर हमारे पौड़ी जनपद के कोटद्वार से है, जिनका नाम काजल बिष्ट है। और उन्होंने अभी अभी विज्ञान भवन में अपना भाषण दिया है और इसके तुरंत बाद वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्शन करेंगी और उनसे मिल के आएंगी। ये हमारे लिए पौड़ी जनपद की बहुत गर्व की बात है। और काजल बिष्ट ने टीबी का पूरा इलाज लिया था और उसके बाद वो एकदम ठीक हैं। तो अपनी जो वो उन्होंने अपनी जो बाइट दी है अपनी, और हम सबको हमारे यहाँ से टीबी परिवार की तरफ से, जनपद की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। हरिद्वार पुलिस ने मनसा देवी मार्ग पर 5 टू व्हीलर्स को सीज कर दिया। इन टू व्हीलर्स चालकों पर श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने श्रद्धालुओं से दोपहिया वाहन पर बैठकर मंदिर न जाने की अपील की। दरअसल पहाड़ी पर स्थित मनसा देवी मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग पर कुछ युवक पैसों के लालच में श्रद्धालुओं को दोपहिया वाहन पर बिठाकर उन्हें मंदिर तक छोड़ते हैं। पहाड़ी पर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध के बावजूद श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ की शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई और मौके पर 5 युवकों को पकड़कर उनके वाहनों को सीज कर दिया। एसपी क्राइम मनोज कात्याल का कहना है कि अगर आगे भी इस तरीके की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। बेसिकली वो जो रोड्स हैं वो पैदल यात्री के लिए है, वो टू व्हीलर्स के लिए है नहीं। तो इस प्रकार की सूचना हम लोगों को मिली थी, तो आज कार्रवाई की गई है, जिसमें 5-6 बाइक सवार जो थे उन पर कार्रवाई की गई। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जो है जारी रहेगी, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि काफ़ी दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। वो केवल पैदल यात्रियों के लिए है वो मार्ग। तो मैं जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पर बिल्कुल वाहन का प्रयोग ना करें और वो रास्ता केवल पैदल यात्रा के लिए है। और वहीं रुड़की के खानपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 100 रुपए की 5000 की करेंसी और प्रिंटर बरामद किया है। पकड़े गए अपराधी बिजनौर सहारनपुर के ग्रामीण इलाकों में दुकानदारों से नकली नोटों से अपने जरूरत का सामान खरीदते थे। पुलिस आरोपियों से एक कार भी बरामद हुई है।
ये लोग दरअसल नकली रुपए से सामान खरीदा करते थे। नकली नोट के साथ में 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 कैबिनेट मंत्री ने शपथ ग्रहण की। इनमें से एक नाम गणेश जोशी का भी है। गणेश जोशी भी धामी कैबिनेट में शामिल हुए। जोशी मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1958 में मेरठ में हुआ था। मेरठ में उनके पिता स्वर्गीय श्यामदत्त जोशी भारतीय सेना के जवान के रूप में तैनात थे। गणेश जोशी 1976 से 83 तक एक सैनिक के रूप में ही भारतीय सेना में कार्यरत थे। वर्तमान में देहरादून के कालिदास रोड स्थित आवास पर वो रहते हैं। मसूरी से विधायक हैं। यहाँ से लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं। धामी के पहले कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। हमारे साथ पुष्कर धामी सरकार में पहले भी कैबिनेट मंत्री रहे और दोबारा कैबिनेट मंत्री बने गणेश जोशी जी हैं, जो सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं। मोदी जी को सैल्यूट किया है इन्होंने। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। और आज जो जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि मेरे जैसे फौज के सिपाही को दोबारा मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही विश्वास दिलाता हूं, जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, हम उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। सबसे मेरा संकल्प, जो सैन्य धाम का हमारा प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी होगी और 2024 से पहले हम उसको पूरा करेंगे। जिस दिन वो बनकर तैयार हो जाएगा, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, उस सैन्य धाम को देखने लोग यहाँ पर आएंगे। इस भावना के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। साथ ही जिस अपेक्षा के साथ हमें पूर्ण बहुमत मिला है, जो अधूरे विकास कार्य हैं, उनको हम पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद प्रदेश की जनता के साथ है और आज हमारी कैबिनेट को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्रिमंडल में आपका स्थान है। अब मंत्रालयों को लेकर कब तक स्थिति साफ होगी और जोशी जी की क्या चॉइस है? जोशी जी की कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ सैनिक कल्याण मंत्रालय मेरी चॉइस है। उसके बाद जो मंत्री जी देंगे हम उस पर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये थे गणेश जोशी, जिनका कहना है कि भी मंत्रालय मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से देंगे, उसमें वो काम करेंगे और प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1। और फिलहाल आपसे ले रही इजाजत। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बने रही हमारे साथ। नमस्कार।